जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। तो वेलकम वंस अगेन इन AK एकेडमी, जो आज हम लेके आए हैं आपके बीच 11th अर्थशास्त्र, डेट मीन्स इकोनॉमिक्स सेट 2। जिन्होंने सेट 1 नहीं देखा है वो आप देख लेंगे, है ना। वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे 11th का आर्ट्स का दिया होगा, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, विदाउट टेकिंग योर टाइम, स्टार्ट राइट नाउ। स्टार्ट करते हैं जल्दी से, है ना, जल्दी स्टार्ट करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा, आप ज़रूर ये पूरा वीडियो देखें। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट ये पहला कहा गया है क्वेश्चन में, आप पढ़ें। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह एक कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा था? ये कथन किसने कहा था आपको बताना है कि ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर इसका जो बी होगा, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के समान कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? कि आर्थिक जो है समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ठीक है, तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? देखिए, सीमित आवश्यकता ऐसी तो नहीं है। संसाधनों का एकल प्रयोग एक ही बार करेंगे तो ऐसा तो ये भी नहीं होता है। संसाधनों की प्रचुरता नहीं, संसाधनों की दुर्बलता। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संसाधनों की दुर्बलता हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका आंसर हो जाएगा? 2 का डी नंबर हो जाएगा, 2 का डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आप पढ़िए। इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? कि सांख्यिकी आंकड़ा की बात बोलता है कि वो नहीं है। एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इसमें तो ये तो बात नहीं होती। 2021 ईस्वी में भारत की जनगणना 121 करोड़ थी। 21 में तो जनगणना हुई नहीं है, तो बता दिया भाई। एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्ति की मृत्यु हुई, इससे क्या लेना देना? भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं, ये है ना कि नहीं है। ठीक है, तो भारत में ये तो सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। तो कौन सा आंकड़ा नहीं है? तो भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं, ये चीज़ तो नहीं है, तो आंकड़ा होता है। ठीक है, 101 करोड़ थी, ये तो 2011 की बात होगी, यहाँ 21 दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, क्या है आंसर उसका? डी। यानी कि ABC ये तीनों का आंकड़ा होता है, सांख्यिकी आंकड़ा होता है, लेकिन बाढ़ में हर वर्ष कई लोग बेघर हो गए, ये इसका कोई आंकड़ा नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि शब्द स्टैटिक्स है ना की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी जो स्टैटिक्स की उत्पत्ति जो हुई है वो है ना स्टेटस से हुई है। किससे? स्टेटस। आप जो व्हाट्सएप पे लगाते हैं ना स्टेटस, वही स्टेटस। ठीक है, इससे होती है। ठीक है, वो वाला नहीं, स्टेटस से स्टैटिक्स बना, सांख्यिकी बना है। ठीक है, जस्ट फॉर फन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है भाई, आप देखिए कि सभी समस्याओं की जड़ है। क्या सभी समस्याओं की जड़ है? तो आप देखिए, प्रचुरता ज़्यादा होगा तो ऐसा नहीं, अभाव ये हो सकता है, बहुलता ये भी वही हुआ, इनमें से कोई नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि आपका सिंपल हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपको बी नंबर। क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। सिंपल है भाई, क्या है? अभाव। यानी कि क्या होनी चाहिए कि अभाव अगर होगी तो समस्याओं का जड़ है, कोई भी चीज़ का भाई क्या अभाव नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? सभी समस्याओं का जड़। तो उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। चर है ना, चर का एक उदाहरण है। डेट मीन्स जो चेंज होता है वो चर है, अचर जो चेंज नहीं होता है। तो क्या चेंज हो जाता है? राष्ट्रीय आय, एक खास कलम की कीमत चेंज हो सकता है, ये भी है ना। ये आपका एक खास लैपटॉप की कीमत नहीं, राष्ट्रीय आय की बात जब होती है तो ये चर है। ठीक है, क्या है? ये चर है। ठीक, तो मतलब ये बदलता रहता है। तो आपका क्या है? राष्ट्रीय आय। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। 6 का क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। 6 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि प्रति
दर सर्वेक्षण से क्या लाभ है, प्रति दर सर्वेक्षण से क्या लाभ है। देखिए इसमें क्या है, प्रति दर सर्वेक्षण की जब बात हो रही है, ठीक है, तो आप समझिए कि कम खर्च तो होगा, ठीक है, क्रम प्रेरक की है, ये भी है, तो क्या इनमें से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, आंसर इसका होगा 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पढ़िए थोड़ा। ठीक है, कि इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, किस सर्वेक्षण के, है ना। तो क्या है भाई, आपका ए है, हो सकता है क्या, देखिए सेंसस ऑफ इंडिया, ऐसा तो नहीं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन ये होता है। ठीक है, ये ब्यूरो नहीं करता बल्कि यही करता है। कौन करता है कि राष्ट्रीय जो प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन होता है, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 8 का आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आपका 8 का ये हो जाएगा बी नंबर, 8 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत, देखिए है ना, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े जो एकत्रित किया जाता है, तो किस प्रकार का सांख्यिकी आंकड़ा किया जाता है, क्या साक्षरता दर होती है, मृत्यु दर संबंधी, साक्षरता, जनसंख्या के आधार और तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें से सभी, सबकी नीड होती है तभी तो पर्टिकुलर निकल के आ पाएगा, है ना, साक्षरता दर। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 9 का आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, 9 का डी नंबर। ठीक है, 9 का डी नंबर हो जाएगा। अब 10 की बात करते हैं। 10 में क्वेश्चन आप देखिए कि 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए कि क्या है भाई, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है, उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है ना, उत्तरदाता को प्रभावित, तो डैट मीन्स क्या है, आप देखिए तो क्या है, ईमेल तो आप उसके क्या दे सकते हैं, बाद में देंगे ना, तुरंत कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, उत्तरदाता तो नहीं होता है। डाक सर्वेक्षण ये भी नहीं, एसएमएस भी लेट लगता है, लेकिन टेलीफोन सर्वेक्षण में क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो आपका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा सी नंबर, 10 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर, आंसर सी नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की, वर्ग सीमा है ना, 60-80 का क्या है, मध्य बिंदु क्या है, 60-80 का मध्य बिंदु। ठीक है, तो 60-80 क्या, 60 + 80 आप कर देंगे तो कितना हो गया, 140 हो गया, और डिवाइड आप कर देंगे तो मध्य बिंदु कितना होगा, 70। तो आंसर क्या हो जाएगा, 70। 11 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो गया, 11 का ए। चलिए जल्दी, मज़ा आ रहा होगा आई होप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं ना, 12 की बात करते हैं, देखिए कितना ईजी है। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या जाता है ना, क्या कहा जाता है, कि समय के साथ जब किया जाता है तो ये स्थानिक होगा, गुणात्मक होगा, है ना, कालानुक्रम होगा, मात्रात्मक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालानुक्रम, यानी कि काल, समय के अकॉर्डिंग, है ना, काल क्या है, कालानुक्रम, यानी कि समय के अनुसार। इसमें दिया है ना वर्गीकरण समय के अनुसार, तो आंसर आपका एक सिंपल क्या हो जाएगा कि 12 का आपका क्या हो गया, बी नंबर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, 12 का सी नंबर। उसके बाद बात करते हैं कि 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, चर और अचर, ये दो ही होते हैं, क्या होते हैं, चर और अचर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, टी यानी 2। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में किसी वर्ग में सम्मिलित मर्दों की संख्या को कहते हैं, मर्दों की, है ना, मदों की संख्या को कहते हैं। तो इसको मदों की संख्या को क्या कहेंगे कि मध्य बिंदु, ऐसा तो नहीं है, वर्ग सीमा नहीं, वर्ग अंतर नहीं, तो आवृत्ति, इसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवृत्ति। तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा कि 14 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। ठीक है, 14 का आंसर डी। 15 की बात करते हैं, 15 में क्या है, 15 में देखते हैं, है ना, क्वेश्चन पढ़िए, विविक्त चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बारंबारता वितरण होगा, स्थानिक वर्गीकरण होगा, या क्या होगा भाई, आप बताइए। ठीक है, बारंबारता सारणी
है ना, क्या हो जाएगा, बारंबारता सारणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बारंबारता सारणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बारंबारता सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए कि क्या है, अंकगणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो अंकगणितीय रेखा चित्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है, उसको आप काल श्रेणी आरेख के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, काल श्रेणी आरेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है। क्या है, बारंबारता बहुभुज जो है वो किससे उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन किससे है ना, बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सिंपल आपका क्या है ना, आंसर क्या हो जाएगा भाई कि आपका आयत है ना, आयत चित्र जो है इसी से उत्पन्न होता है। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, डी नहीं बल्कि ये क्या है, ए है। 17 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18, इसको जल्दी जल्दी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें जो बताना था वो 1 में बता चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है, कि सारणी जो होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है। सारणी संख्या होती है या फिर क्या होती है, शीर्षक होती हैं या एवं उपशीर्षक अपशीर्ष होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आंसर का सिंपल है डी नंबर, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। 18 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में क्या गया है कि आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्तों व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो इसमें सारणी होती है, पाठ विशेषक होती है, आरेखी होती है, इनमें से कोई नहीं, है ना। सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होते हैं वो होते हैं आपके, क्या हो जाते हैं कि आरेखी होती। कौन सी, आरेखी हो जाती है। कौन सी हो जाएगी, आरेखी हो जाएगी, है ना। क्या आपका आ जाएगा 19 का आपका सिंपल हो जाएगा सी नंबर। 19 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, 19 का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरेखी। क्या है भाई, आरेखी हो जाएगा। क्या है, आरेखी, सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामिति आकृति आरेख जो होती है, ज्यामिति आरेख के अंतर्गत आता है। क्या आता है, ठीक है, क्या आता है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 20 की बात करते हैं ना, 20। अब देखिए, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामिति आरेख के अंतर्गत आता है। तो क्या आ जाएगा, बारंबारता बहुभुज आएगा। क्या आ जाएगा, बारंबारता बहुभुज, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर। 21 की बात करते हैं। मलमल किस वस्त्र का एक हिस्सा होता है। ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, पॉलिस्टर वस्त्र। ठीक है, कौन सा है भाई, 21 का आपका क्या है, यानी कि सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र की बात करते हैं। मलमल है ना, मलमल, तो सूती वस्त्र की बात हो रही है। ठीक है, 21 की बात करते हैं। 21 आप देखिए कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। धन निष्कासन जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको आंसर याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी, है ना, नौरोजी जी ने किया था। क्या, दादा भाई। तो 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब बात कर लेते हैं, 23 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 23 में क्या है, निर्यात, है ना, निर्यात से क्या तात्पर्य है ना, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है। तो आपका आयात और निर्यात का बराबर होना, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना, आयत का होना, यानी कि आयात का, वही आयात है, आयत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, निर्यात का शून्य होना। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल आप देखेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। ठीक है, ये आपका है, आयात की तुलना में, आयात आया, निर्यात गया, निकल लो, अलो। ठीक है, तो आयात की तुलना में, आयात आपका क्या है, तुलना में निर्यात
ज़्यादा, यही आपका क्या कहलाता है, निर्यात अतिरेक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल। आई लो एरो गेलो, आया मीन्स आयात, आई लो, निकलो निर्यात। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी परसेंट थे ना, कितनी परसेंट थी, तो क्या है 16% से अधिक थी। कितने थे, 16% से अधिक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 16% से अधिक थी साक्षरता दर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या है 25, भारत में सर्वोत्तम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी। हाँ, ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा जी, आंसर इसका। ठीक है, देखिए भारत, इससे जानकारी में कुछ और बता देता हूँ। भारत की सर्वोत्तम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच में चली थी, तो इसमें मेनली आपके मुंबई और थाने के बीच है ना, मुंबई और थाने के बीच तो चली थी। कब चली थी, तो 16 अप्रैल को, है ना, 16 अप्रैल, याद रखिएगा, है ना, 16 अप्रैल 1953 में, है ना। कितने किलोमीटर दौड़ी थी, 34 किलोमीटर दौड़ी थी, है ना, 34 किलोमीटर, ये भी याद रखिए, 34 किलोमीटर। और वो ब्रॉड गेज, है ना, ट्रैक था, ब्रॉड गेज ट्रैक भी पूछ सकता था किस ट्रैक पे, तो है ना, ब्रॉड गेज ट्रैक पर चली थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है, क्या होता है आधार, पूंजीवादी जब बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, पूंजीवादी में आपका जो पूंजी होगा तो वो क्या होगा, निजी होगा, तो निजी हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, निजी लाभ होना, है ना। पूंजी हम लगाएंगे तो लाभ हम ही नहीं कमाएंगे जी, तो निजी लाभ होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, निजी लाभ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 27 में। तो 1950 ईस्वी से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्रक जो था, है ना, औद्योगिक क्षेत्रक की संवृद्धि दर कितनी थी, संवृद्धि दर कितनी थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि कितना परसेंट थी, तो 8% थी। कितना परसेंट, 8% था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का बी नंबर, 27 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की बात करते हैं कि क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है। किस वस्तु का उत्पादन होता है, बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग हो, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आंसर आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप। ठीक है, 29 क्या है कि 29 में आपको बता रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी, है ना, किससे ली गई थी। ठीक है, तो रूस से ली गई थी। किससे लिए, 29 याद रखना है, रूस से ली गई थी। किससे ली गई थी, रूस से। ठीक है, तो रूस से ली गई थी। परिप्रेक्षात्मक योजना में, ठीक है, योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो कितने, यानी कि आपको याद रखना है कि 20 साल में, है ना, क्या याद रखना है कि 20 वर्षों में जो होगा वही परिच्छेदयात्मक योजना कहलाता है। 20 वर्षों में उसकी होती है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, 31 की बात करते हैं। 31 की बात करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई। जैसे ही स्वतंत्रता हुआ तो उसके बाद किस परियोजना की हुई थी, है ना। तो आपको याद क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है, पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना, कभी हम पंचवर्षीय योजना के बारे में बता देंगे। पंचवर्षीय 31 का सी हो जाएगा। ठीक है, और 32 की बात करते जीडीपी की गणना में, है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए, जीडीपी की गणना में, क्वेश्चन नंबर 32, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है। तो जीडीपी की जो गणना होगी, गणना होती है तो किस में किया जाता है भाई, कृषि तो होना चाहिए। ठीक है, उद्योग में होना, पर्यटन, यानी इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। डैट मीन्स आंसर आपका सिंपल हो गया कि 32 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, 32 का डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कितना? क्वेश्चन नंबर 33 की बात देखिए मैं इसको, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है, दूसरे चरण का काल माना जाता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कब है भाई? 1970 के दशक के मध्य से, है ना। तो याद रख लेना, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1970 के दशक, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है? औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? कितने वर्गों में उद्योगों को विभाजित किया जाता है? तो आपको याद रख लेना है कि 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में किया जाता है? 3 वर्गों में। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डैट मीन्स 3 वर्गों में। 35 की बात करते हैं। विदेशी ऋण क्या होता है? विदेशी ऋण क्या होता है ना। विदेशी ऋण, विदेशों से ऋण लेंगे तो वही विदेशी ऋण हो जाएगा ना। ऋण क्या होता है, ठीक है। तो 35 है ना। विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण नहीं, विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, है कि नहीं। जो सरकार लेता है वही तो विदेशी ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सरकार जो लेंगे वर्ल्ड बैंक से जब लेंगे तो क्या होगा? वो ये कहलाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी 34 का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36। 36 में क्या है क्वेश्चन आप पढ़िए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई 1980, ठीक है, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी, यानी कि है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कितनी राशि, हम बताए थे वीडियो फर्स्ट में आपको IB के बारे में, IBRD के बारे में मैंने बता दिया, IMF के बारे में, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बताया कि 1900 है ना, कब हुआ था इसका स्थापना जो हुआ तो 1944 में। वीडियो 1 में है ना इकोनॉमिक्स का ही, इसी में हमने बता दिया है। जो नहीं देखे आप देख लेंगे प्लेलिस्ट से। तो कितने का लिया था, ठीक है। तो $7 बिलियन का है कि नहीं, तो उसमें तो डॉलर ही चलेगा ना भाई। तो $7 बिलियन का क्या किए थे कि यहाँ पे पर्टिकुलर उधार लिया गया था $7 बिलियन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 37 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, नई आर्थिक नीति 1991 जो है 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया था, ठीक है। 37 का क्या है भाई? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 6 क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 8 है ना। क्या हो जाएगा? 8। 37 का क्या है? डी हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 37 का 8, ये 8 असल लाइसेंस की, उद्योगों की लाइसेंस की किया गया था। 38 की बात करते हैं। अब 38 क्या है क्वेश्चन? बोले HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है कि नहीं। देखिए आपने HCL आपने देखा होगा, ये क्या है? IT कंपनी है। क्या है? IT कंपनी है, ठीक है, IT कंपनी। तो क्या हो जाएगा? आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी, ठीक है, डी, IT कंपनी है। तो सिंपल ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 39 और 40, ठीक है। जल्दी से हो जाएगा, है ना। ये मैंने जल्दी से थोड़ा कर दिया क्योंकि कुछ बताने के लिए था नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। 39 की बात करते हैं। कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। नियमित सेवा से प्राप्त, तो क्या हो जाएगी? बाह्य, आपका ये कहलाएगा बाह्य प्रापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा?